नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। बहुत ही जबरदस्त राजनीतिक महामंथन के साथ आज शुरू हो गया बड़ा राजनीतिक महामंथन। और सवाल है, आखिर सपा को इस बार ब्राह्मण क्यों अपना मतदान करे? आखिर क्यों सपा को इस बार ब्राह्मण अपना मतदान करे? सवाल है, पूछता है सुल्तानपुर। आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर सपा को इस बार ब्राह्मण क्यों करे अपना मतदान? ये सवाल है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाए हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट करना शुरुआत कर दें। क्या ब्राह्मण समाज के राजनीतिक रुझान में बदलाव के संकेत हैं? ये सवाल है। क्या सम्मान, भागीदारी और प्रतिनिधित्व के सवाल चुनावी समीकरण बदल सकते हैं? क्या विकास और रोजगार जैसे मुद्दे जातीय राजनीति पर भारी पड़ेंगे, या फिर वर्षों से चला आ रहा राजनीतिक विश्वास पहले की तरह कायम रहेगा? आज इसी पर बिना लाग लपेट की सीधी बहस हमारे मेहमानों के बीच में, और हमारे जो दर्शक हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं उनके बीच में। साथ ही वो कमेंट करें, अपनी राय दें आज इस मुद्दे पर कि क्या ब्राह्मण समाज की उपेक्षाएं, ब्राह्मण समाज की अपेक्षाएं क्या है? सवाल है। सपा की रणनीति कितनी प्रभावी है और भाजपा के सामने क्या चुनौती है? 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा सामाजिक समीकरण क्या बनने जा रहा है? इसी को चर्चा लेकर आपकी, हमारे मेहमानों की, हमारे दर्शकों की एक टिप्पणी इस बांस की दिशा को तय कर सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आज चुनाव हो जाए तो ब्राह्मण समाज का वोट किस आधार पर तय होना चाहिए? जरूर लिखें। विकास, कानून व्यवस्था, राजनीति, जातीय समीकरण या अन्य? जरूर अपनी राय रखें कि आपकी तरफ से क्या कहना है। और साथ ही हम चाहेंगे कि सबसे दमदार और तार्किक टिप्पणी को लाइव शो में पढ़ा भी जाएगा। हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर ये जाने, ये समझें। ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट में आ जाएं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक समाज का नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा का है, जहां आज ये कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर चल रहा है। इसी को लेकर कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। शेर है, सियासत की बिसात पर हर मोहरा खास होता है। सियासत की बिसात पर हर मोहरा खास होता है। जिसे समझो कमजोर कभी कभी इतिहास होता है। जिसे समझो कमजोर वही कभी इतिहास होता है। वोट की ताकत से तख्त भी बदल जाते हैं। जनता जब फैसला करे तो वक्त बदल जाते हैं। आइए इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और थोड़ी सी जानकारी दें कि आखिर सपा को, जो आज हमारा डिबेट का मुद्दा है, आखिर सपा को इस बार ब्राह्मण क्यों करे अपना मतदान, और क्या रहेगी वजह, क्यों, किस वजह से? आज का विषय इसी राजनीति के सबसे चर्चित सवालों को लेकर है कि क्या ब्राह्मण समाज इस बार समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है? सवाल है, क्या देख रहा है, या फिर सिर्फ चुनावी रणनीति और राजनीतिक संदेश भर ही है? 2027 की विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो रही है और सभी दल अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि ब्राह्मण समाज सपा को वोट देने के बारे में विचार भी करे? ऐसा क्या कारण हो सकता है? और दूसरी तरफ ऐसी कौन सी वजहें जो उसे सपा से दूर भी रख सकती है? आज हम उसी पक्ष या विपक्ष, देखिए आज हमारी ये किसी पक्ष या किसी विपक्ष को लेकर राजनीति नहीं, बल्कि तथ्यों पर, तर्कों के आधार पर हमारी चर्चा है। और हमारे मेहमान भी तथ्यों और तर्कों पर चर्चा ही करेंगे। हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं।
जो चर्चा है, तो जो कुछ चर्चा है समा के एक तरीके से सपा के समर्थन में क्या क्या चीजें हो सकती है, जो हमने कुछ चीजें नोट की है वो हम आपको बता दें। राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व। सपा समर्थकों का कहना है, सपा के, कि किसी भी समाज को केवल वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता और संगठन में सम्मानजनक भागीदारी भी चाहिए। यदि किसी वर्ग को लगता है कि उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो रही है तो वो नए विकल्पों की ओर देखता है। और साथ ही दूसरा जो है स्थानीय नेतृत्व को अवसर। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा लगातार विभिन्न वर्गों के नेताओं को आगे लाने का प्रयास कर रही है। यदि ब्राह्मण समाज को संगठन और चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है तो उसके लिए आकर्षक का कारण बन सकता है। आर्थिक और सामाजिक मुद्दे भी हैं। रोजगार, शिक्षा, महंगाई, किसान, युवा जैसे मुद्दे जात से ऊपर उठकर भी मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। यदि कोई मतदाता महसूस करता है कि उसके स्थानीय मुद्दों पर समाधान किसी दूसरे दल में बेहतर दिखाई देता तो उसका राजनीतिक निर्णय बदल सकता है। एक बार फिर अपने इसी मुद्दे पर आएंगे और हमारे मेहमान के तौर पर वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़े हैं और इसके बाद कविता तिवारी जी जुड़े हैं। तो जरूर हम चाहेंगे पहले हमारे 1 या 2 मिनट में हम वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर जरूर बात रखें और उसके बाद कविता जी के पास जाएंगे। जी सबसे पहले शिक्षक जी, अगर आपको आवाज हमारी जा रही हो तो। जा रही आवाज आ रही, आपकी आवाज आ रही है। और मैंने बताया ना कि कभी कभी नेटवर्क जो है अपना टेढ़ा सोझा काम करता रहता है। इसको तो मैं कहते थक गया हूँ, लेकिन अभी ठीक है मैम। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारी तरफ से गड़बड़ है, आपकी तरफ से गड़बड़ है? नहीं, दोनों तरफ से अब सही है। एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक होने के नाते प्रयास रहता है कि पूरी मानसिक स्थिति से हम निष्पक्ष बात करने का प्रयास करें। रहा सवाल राजनीतिक पार्टियों का, तो कांग्रेस पार्टी थी है गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ, उनका नारा था। इसके बाद हम आते हैं बहुजन समाज पार्टी पर। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय उनका नारा था। सर्वजन, उसमें कहीं से किसी जाति संप्रदाय की बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 3 पार्टियां तो मैंने ऐसे देखा। और आज डिबेट में प्रश्न हो रहा है कि पीडीए के साथ ब्राह्मण क्यों जाए। तो यह हमारा हिंदुस्तान या हमारा उत्तर प्रदेश पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण समाज, तो इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में ब्राह्मण है कहाँ? ब्राह्मण का स्थान कहाँ है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। ब्राह्मण है कहाँ? तो ये तो सवाल ही नहीं होता है कि ब्राह्मण पीडीए में जाए और न वो न्योता दिए हैं और न बिना न्योता का ब्राह्मण जाएगा। अब वो कहीं प्रयास कर रहे हो, कहीं ऐसा प्रयास करते दिखाई दिया हो तो अभी डिबेट में कविता तिवारी जो एक बहुत अच्छी पार्टी से जुड़ी है, वो स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर बहुत बढ़िया बताएंगी। और हम लोग जो भी वार्तालाप करेंगे, ऐसी वार्तालाप करेंगे जिसमें संपूर्ण भारत में रहने वाले संपूर्ण मानव समाज का विकास, रोजगार और उनकी प्रतिभा का ख्याल रख करके भारत की मर्यादा का ध्यान दिया जाए। पीडीए में संपूर्ण जनमानस हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ब्राह्मण एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, यह सोच समझ करके कदम उठाता है। इसलिए मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। तो सवाल ये, क्या ब्राह्मण समाज को केवल चुनाव के समय सभी पार्टियां याद करती हैं? क्या राजनीतिक सम्मान और टिकट वितरण वोट बदलने का आधार बन सकता है? क्या युवा ब्राह्मण मतदाता
पुराने राजनीतिक समीकरणों से अलग सोच रख रहे हैं? क्या विकास और रोजगार जातीय राजनीति पर भारी पड़ रहा है? और साथ में सबसे कड़ा सवाल ये, क्या सपा वास्तव में ब्राह्मण समाज का विश्वास जीत पाई है या अभी लंबा उसको रास्ता तय करना है? क्या भाजपा के प्रति नाराजगी यदि कहीं है ब्राह्मण समाज की तो उसका लाभ सपा को मिलेगा? और साथ ही क्या 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण, सामाजिक समीकरण तैयार करेगा? सपा भी चूंकि ब्राह्मण सम्मेलन करती है, बैठक करती है, बीच में चर्चा चल रही है, तो एक चर्चा है कि साथ में ब्राह्मण क्यों जाए सपा में, ये सवाल है। तो हमारे मेहमान के तौर पर कविता तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? एक बात परिचय के साथ जरूर, चूंकि हमारे दर्शक नए होते हैं तो आपका एक परिचय होता रहेगा तो साथ में बहुत बेहतर रहेगा। जी, जय हिंद सभी को, भारत माता की जय। मैं कविता तिवारी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी से हूँ, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ और एक पॉलिटिकल पार्टी से होने के नाते जो भी सवाल है उसका मैं राजनीतिक तौर पर जवाब देना चाहती हूँ कि सपा पूरी तरह से ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हुई है और जो ब्राह्मणों की स्थिति सपा में पहले थी, समाजवादी पार्टी में पहले थी, वही स्थिति आज भी है। सिर्फ सपा को ये पहचान हो गई है, ये चाणक्य के वंशज हैं, ये ओपिनियन मेकर है, इनको लुभाना हमारे लिए 2027 की सत्ता हथियाने का मार्ग आसान बना देगी और कुछ नहीं है। केवल ब्राह्मणों को लुभाने का कार्य जारी है, चाहे वो सपा की बयानबाजी हो, चाहे वो बसपा सुप्रीमो का हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी भी आजकल बहुत ज्यादा ब्राह्मण के लिए पोस्ट डाल रहे हैं, आए दिन लिखते रहते हैं कि बहुत सारे वकील, बहुत सारे मित्र मेरे बड़े बड़े ब्राह्मण हैं और समय समय पर मैं उनसे सलाह लेता रहता हूँ। जो पार्टियां दिन रात ब्राह्मणों का अपमान करती हैं, राजकुमार भाटी जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता आकर के ब्राह्मणों के लिए घटिया शब्द यूज करते हैं, वो पार्टी कब से ब्राह्मणों का सम्मान करने लगी? मुझे तो सपा का इतिहास भी नहीं याद है कि कभी ब्राह्मणों को सम्मान दिया गया हो। आज ब्राह्मणों की विप्र समन्वय बैठक कराई जा रही है, अपने मुख्यालय पर जय दादा परशुराम के नारे लगाए जा रहे हैं। किस बात के लिए लगाए जा रहे हैं? क्योंकि 27 नजदीक है और कुछ नहीं। और हर राजनीतिक दल को पता है कि ब्राह्मण जब जब बोला है राज सिंहासन डोला है, और वही स्थिति उत्पन्न कर, इनको पता है कि हम ब्राह्मणों के सहारे ही सरकार बना सकते हैं, इसलिए आज ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हुई हैं तमाम पार्टियां। अकेले सपा की बात मैं नहीं कर रही हूँ, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो। हाँ, भाजपा थोड़ा निश्चिंत बैठी हुई है क्योंकि भाजपा को पता है हम राम को लाए थे और ब्राह्मण राम के खिलाफ नहीं जा सकता, बस बात ये है। लेकिन मैं राजनीति से पहले सामाजिक संगठनों में भी बहुत काम की हूँ, मुझे खूब अनुभव है। राजनीति का समीकरण बदल रहा है, सारे संगठन तैयार हो चुके हैं और अपने अपमान का बदला लेने के लिए भी ब्राह्मण तैयार है। अब वो ब्राह्मण नहीं है जो एक अंधभक्ति में खोया हुआ था, अब ब्राह्मण अपने आप को अपने सम्मान के लिए तैयार करके बैठा है। वो तो वक्त बताएगा राजनीति क्या कहती है, लेकिन ब्राह्मणों की पहचान सिर्फ पार्टियों को 2027 के चुनाव के लिए हुई है। इसके बाद इनका कोई वो नहीं होगा, जो पहले थे वही आज भी, क्योंकि ये बहुसंख्यक को देखते हैं, अल्पसंख्यक को। जी, आवाज आ रही है, बोले। के सवाल का जवाब दिया, आगे आप सवाल पूछेंगे तो उस सवाल पर हम बोलेंगे। जी नहीं, ठीक है, कुछ आवाज थोड़ी सी कट रही थी, इसीलिए मुझे लगा कि मैं बताऊं कि आपकी आवाज मिल रही। ठीक है, आखिर सपा को इस बार ब्राह्मण क्यों करे अपना मतदान, क्या रहेगी वजह? कुछ बिंदु हैं, उस पर हम अपने दर्शकों को भी बता दें, हमारे मेहमान भी इस बात को जाने कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को सम्मानजनक राजनीतिक भागीदारी देने का भरोसा क्या दिला पा रही है? क्या भाजपा से नाराज बताए जा रहे ब्राह्मण मतदाता नया राजनीतिक विकल्प तलाश कर रहे हैं? कैसा ऐसा कुछ सवाल है? और साथ ही क्या अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ जोड़ सकता है? और एक चीज और याद कराना चाहेंगे, क्या जनेश्वर मिश्र की विरासत और ब्राह्मण नेताओं की
हालिया बैठकों से सपा कोई बड़ा संदेश देना चाहती है? क्या ब्राह्मण समाज के लिए सिर्फ प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है या कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास जैसे मुद्दे ज्यादा अहम है? अब सपा के शासन काल की पुरानी छवि भी अभी भी ब्राह्मण मतदाताओं को प्रभावित करती है, जो पुरानी छवि रही है। तो क्या उसको सोचकर ब्राह्मण इनके साथ जाएगा? और क्या 2027 की तैयारी में सपा का ब्राह्मण सम्मेलन और विशेष वो जो रणनीति है चुनाव की, वो समीकरण बदल सकती है? तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर जरूर कहें। कविता जी जरूर आप इस पर ध्यान रखिएगा, आपको भी बोलना है। तो वरिष्ठ शिक्षक जी बताएं कुछ, और कुछ यहाँ का भी हाल सुनाएं। मैं बता रहा हूँ, हम जी जब हमारे विधायक पूर्व विधायक जब विधायक जी थे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व था और 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर कम से कम 500-600 बुजुर्ग आल्हा का कार्यक्रम होता है, जो हमारी अपनी लोकगीत का रीति है, उसको कायम रखते हुए ये कार्यक्रम हर साल होता है। मैंने उनको आमंत्रित किया था, वो आने के लिए तैयार थे। हमारे विद्यालय से सपा का कार्यालय था 300 मीटर मात्र की दूरी पर। ये आए और मेरे यहाँ आने के लिए तैयार हुए, माला ओला सब तैयार था। कहें आप चलिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अब हम बड़ा खुश थे कि हमारे विधायक जी आएंगे, जरूर, जब कहे हैं तो आएंगे। 5 मिनट से आधा घंटा बीत गया। जब वो नहीं आए तो मैं वहां गया, पता चला वो तो सुल्तानपुर चले गए। तो जानते हैं, जो आदमी का स्वभाव, हमारा स्वभाव जौन बा, वो बहुत ठीक स्वभाव ना है ना। आप राष्ट्रीय पर्व पर आने के लिए कहे, 500 जनता बैठी हुई है। जब मैंने इनको फोन किया तो इन्होंने कहा कि डीएम साहब ने हमको अचानक बुला लिया। हम फिर गए कार्यालय और स्पष्ट रूप से बताया गया कि विधायक जी को यह समझाया गया कि वह ठाकुर का स्कूल है, वो राम जी सिंह सोनू सिंह का आदमी है, इसलिए बैकवर्ड को ठाकुर कब पसंद करता है। बहुत ग्लानि हुई, बहुत अफसोस हुआ। यह राम जी विद्यालय को किसी भी प्रकार का संपूर्ण मानव की भावनाओं को देखते हुए, आज हमारी पढ़ाई हुई बालिका कविता तिवारी कितना स्पष्ट अपनी बात को बोलती है। हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा वही है, हमारी बालिका अपनी बात को कहती है। लेकिन यह राम जी एक खड़िया मिट्टी, एक श्यामपट और बच्चों को न्याय संगत पढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए मैंने कहा ना, जो सबका है, क्योंकि हिंदुस्तान किसी अकेले का नहीं है। हम निष्पक्ष भाव से न्याय संगत अपनी बात करने के लिए हमेशा तैयार। जो आदमी इतना दुख उठाया हो जी, क्या आ जाते तो बच्चे जो पढ़ते थे, जो बच्चे उस समय थे, जो गार्जियन आए थे, वो किसी जात बिरादरी से आए थे, हमसे ज्यादा। इसीलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से उस समय हमारे ही स्वजाति 10 साल पहले विधायक रहे, और जब विद्यालय छप्पर में चलता, जी छप्पर में हमारी बालिका पढ़ी है। आज हमारी बात हो रही थी, उसने कहा गुरुजी, जो विद्यालय खोला गया था, जब पानी बरसता था, ऊपर से पन्नी फटी होती थी, पानी गिरता था, हम लोग अपना झोला बचाते थे। और ऐसे बच्चों के लिए एक छत देने के लिए न तो हमारी बिरादरी के विधायक के पास कोई निधि थी, बांट रहे थे खूब, न हमारे बैकवर्ड बिरादरी के पास थी। और इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि न आज ब्राह्मण बिरादरी के जो हमारे राजबाबू उपाध्याय जी हैं, उनके पास भी विद्यालय के लिए, छत के लिए 1 रुपया नहीं है। क्या बात करते हैं हम लोग, सर्वजन की बात करते हैं, संपूर्ण भारत की बात करेंगे। हम किसी एक बिरादरी की बात में कम विश्वास रखते हैं। ठीक है,
हम थोड़ा सा इसमें याद कराना चाहेंगे कि इसके पहले अरुण वर्मा विधायक थे जब सपा पार्टी में, तो क्या अरुण वर्मा की जिस तरीके से नीतियां हैं उसके भरोसे सपा सरकार या सपा सरकार लाना चाहेगी कि जो चेहरा और चेहरा चुन के देख के जाते हैं, टोटल का टोटल वो अपने समाज में ही कहीं कोई भी कार्यक्रम हो, दुख का सुख का, कभी भी नहीं जाते। सपा एक तरफ ब्राह्मणों का हितैषी मानना चाह रही है कि हम हितैषी हैं, और उनके विधायक जो जयसिंहपुर रह चुके हैं वो कभी किसी ब्राह्मण परिवार में जावे नहीं करते। बहुत सारे लोग बताते हैं, ना किसी दुख में ना सुख में। ऐसे में सपा कैसे ब्राह्मण को अपनी तरफ कर पाएगी? क्या इन्हीं जैसे लोगों अपने आप को युवा बनते हैं, युवा विधायक बनते हैं? क्या इन्हीं युवा की सोच पर सपा आगे बढ़ पाएगी? अभी हालिया जल्दी में अगर आप पिछड़ा का बयान दे रहे हैं, एक तरफ सपा ब्राह्मण को या सवर्णों को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात करती है, और दूसरी तरफ उनके जो पूर्व विधायक हैं जिनके सर पर एक नशा चढ़ा हुआ है अभी भी पुराना, और उनकी बयानबाजी इस तरीके से आती है, तो क्या इस भरोसे पर वो ब्राह्मण को अपनी तरफ कर पाएंगे? असल बात ये है कि बहुत गंभीरता से मैं बता रहा हूँ इस चीज को कि पूर्व विधायक वर्मा जी को अभी 10 साल पहले विधायक वर्मा जी ने ही हरा दिया था। उसके बाद 5 साल के बाद नेटवर्क में लगातार नेटवर्क खराब हो गया, आपकी आवाज बहुत कट रही है। नेटवर्क कटे जौन हम कहते हो कि सुना, पूर्व विधायक जी को नहीं आवाज है जो अगर रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड भी हो, हम चाहेंगे कि अगर आप बात पूरी कर लेंगे तो बात पूरी करें। नेटवर्क में लगातार दिक्कत चल रही है, बात पूरी करें। पूर्व विधायक जी को श्री सीताराम वर्मा जी ने हरा दिया था, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो कुछ बचा था राजबाबू उपाध्याय जी ने हरा दिया था। और सही में अगर विश्लेषण कर दिया जाए तो जैसन पूर्व रहे हारे की बात, ये जीता है। तो इन्होंने एक स्मृत भवन की बात कहा था, और जब आपने उन्हीं से उनके मुंह पर माइक लगा के पूछा तो कहे कोनो वीडियो बात जो हम कहे ही, अरे एक ऐसे बड़े राजनीतिक संवैधानिक पद पर बैठे हुए विधायक जी की बात ही पत्थर की लकीर होती है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से 75 प्रधान और ब्लॉक प्रमुख और वीडियो साहब के सामने कहा कि मैंने किसी स्मृत भवन के लिए कहा हो तो आप वीडियो दिखाइए। क्या जनता का और जनप्रतिनिधि का इस प्रकार से अविश्वास है? मैं तो उनकी जबान को ही पत्थर की लकीर मानता हूँ। और अगर ये लोग अपनी भाषा को परिवर्तन नहीं किए, अपनी कही हुई बात पर चले नहीं, चाहे पूर्व हो चाहे ये हो, फिर मैं कहता हूँ जैबा ललन हबकी चलन, कलिया कहे थे ना कि गैला ललन अपनी चलन, आज कहते हैं कि जैबा ललन अपनी चलन। अपनी चलन। ठीक है, हम इस कार्यक्रम में कविता तिवारी को आमंत्रित करते हैं। चूंकि आवाज बार बार कट रही, हम देखते हैं अगर इनकी आवाज आ रही है या इनकी आवाज में दिक्कत है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। कविता जी बताएं, इस जो मुद्दा चल रहा है आज सपा को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन्हीं लोगों के भरोसे पर सपा ब्राह्मण को अपनी तरफ कर पाएगी? जी देखिए, मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ, ब्राह्मण कुल की बेटी हूँ, और कल सपा मुख्यालय पर तमाम ब्राह्मण संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया। जय दादा परशुराम के नारे गूंजे। पहले तो मैं सबसे राजनीति से हटके उन ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी की निंदा करती हूँ जिन्होंने अभी राजकुमार भाटी के द्वारा 1 महीना पहले कही गई घटिया टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी को भूलकर वो सपा मुख्यालय पहुंचे अखिलेश जी के खास निमंत्रण पर। क्योंकि अगर आप ब्राह्मण हो, आपके अंदर ब्राह्मणत्व तो है, और आपकी तुलना आप भी सुने होंगे इस टिप्पणी का, वो शब्द मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, इतना घटिया शब्द
शब्द को सुनने के बाद आपने तमाम तरह के आंदोलन कर दिए, सोशल मीडिया भर गया राजकुमार भाटी जी की निंदा से। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाकर माफी मांग ली और आपने माफ कर दिया। अखिलेश जी ने क्या किया? अखिलेश जी ने राजकुमार भाटी के खिलाफ एक बयान तक नहीं दिया कि आके सोशल मीडिया पे ही बोल दिए हों कि ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा गलत बोला गया। तो उसके बावजूद भी अगर ब्राह्मण समाज उनके मुख्यालय पर जाकर जय दादा परशुराम के नारे लगाता है तो ब्राह्मण समाज सचमुच अपना सम्मान फिर से एक बार खोना चाह रहा है और कुछ नहीं है। राजकुमार भाटी जी की गई प्रतिक्रिया पे हमारे पार्टी के संस्थापक श्री अलंकार अग्निहोत्री जी लखनऊ मुख्यालय पर सबसे पहले धरने के लिए बैठे। उनको अरेस्ट किया गया, 4 घंटे उनको बिठा के रखा गया, एक जगह से ले जाके दूसरे जगह धरने पर बोलने के लिए कहा गया कि सपा मुख्यालय छोड़ दीजिए। तो हम लोग तो भुक्तभोगी हैं उस चीज के, हमको पता है। अभी आपने देखा होगा डिम्पल यादव जी पर, एक महिला हुई, एक महिला होने के नाते मुझे बड़ी पीड़ा हुई, डिम्पल यादव जी पर भी अभद्र टिप्पणियां की गई। मैं राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन डिम्पल यादव जी एक सभ्य महिला है, मर्यादित महिला है। कभी भी उन्होंने ऐसा बयान या ऐसी बातें नहीं कही जिसके लिए उनके ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी की गई। फिर भी अखिलेश जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो किस सम्मान के लिए ब्राह्मण समाज जा रहा है? मैं तो ब्राह्मण समाज से पहले सवाल पूछना चाहती हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ब्राह्मण समाज फिर से अपने अपमान के लिए सपा बसपा और इसमें जाना चाहता है? अगर ब्राह्मण समाज को सचमुच अपना सम्मान बचाना है तो ऐसी पार्टियों से बिल्कुल बचकर रहना है। हाँ, बचकर रहना है और बिल्कुल इनकी हकीकत को जमीनी तौर समझना है और भाजपा को भी करारा जवाब देना है, क्योंकि भाजपा ने ये समझ लिया है कि ये तो हमें विरासत में मिलेंगे। ब्राह्मण समाज हमें विरासत में मिले हैं। एक बार जहां जय श्री राम का नारा गूंजा, ब्राह्मण समाज मस्त। तो ब्राह्मण समाज के मुखिया लोगों से, सिर्फ मैं भी मुखिया रही हूँ ब्राह्मण समाज की, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हूँ, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो वोट बैंक की राजनीति के समय पर आप लोग उनके लुभाने पर उनके यहाँ पहुंच जाते हैं, खास मेहमान जय दादा परशुराम और माला पहनकर आप खुश हो जाते हैं, इस चीज को भूल जाइए। आपके लिए विकल्प तैयार है, आपकी अपनी पार्टी भी आ गई है। तो आप अगर अपना सम्मान चाहते हैं तो अपने में ही मिल सकता है, दूसरे में आपको अब सम्मान नहीं मिल रहा है। आपने बहुत लोगों को आजमा लिया, सिर्फ ब्राह्मण समाज को लुभाया जा रहा है और कुछ नहीं है। वोट की काउंटिंग तक, वोट चुनाव की रणनीतियां तैयार करने में हर पार्टी को पता है कि अहम भूमिका, बेशक कम जनसंख्या है, बहुत कम ब्राह्मण समाज का आबादी स्तर है, लेकिन जितनी भी पार्टी की राजनीति रणनीति तय होती है वो सिर्फ ब्राह्मण समाज ही तय करता है। और किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सबसे बड़ी दावेदारी अगर किसी की होती है तो ब्राह्मण समाज। यही कारण है और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। जिस दिन वोट की काउंटिंग होनी होगी उस दिन से ये आपको पहचानना बंद कर देंगे। जी ठीक, सही कह रहे हैं, आपको फिर अभी मौका मिलेगा। यूसुफ जी, आप शामिल हुए हैं और थोड़ा एक बताना चाहेंगे, किसी का मोबाइल चल रहा है और वो रिपीट यहाँ पर डबल कर रहा है आवाज, तो अगर मोबाइल की आवाज को बंद कर दिया जाए तो बेहतर है। किसी अन्य मोबाइल पर किसी की आवाज आ रही है, उसका केवल साउंड बंद कर दीजिए, क्योंकि वो साउंड यहाँ डबल कर रहा है। किसका मोबाइल है मुझे नहीं पता है, आप लोगों के बीच में किसी का मोबाइल है जो लगातार चल रहा है और उसकी आवाज यहाँ पर रिपीट हो रही है फिर से। यूसुफ जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और चर्चा आपने सुनी, चर्चा ब्राह्मणों किसके साथ सपा मेहनत कर रही है, क्या कर... जी सभी यूसुफ जी, आवाज जा रही है आपको? सादर प्रणाम। और सभी पार्टियां जो है ब्राह्मण के पीछे इसलिए पड़ी रहती हैं क्योंकि ब्राह्मण समाज ही एक ऐसा है हमारे देश में जो सबसे जागरूक और सबसे शिक्षित और सबसे शक्तिशाली भी है। या आप पीछे रिकॉर्ड देख लीजिए, ब्राह्मण से ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है हमारे देश में नहीं थे। अगर पढ़े लिखे ज्यादा अगर कोई समाज था तो ब्राह्मण समाज थे। तो इसलिए जो है
ब्राह्मण को जोड़ने में लगे रहते हैं कि अगर ब्राह्मण हमारे साथ आ जाता है तो और अन्य लोग भी हमारी पार्टियों के साथ आ जाएंगे। तो इसलिए जो है ब्राह्मण को लुभाने के चक्कर में हर पार्टियां, सपा हो, बसपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो और भी अन्य जो है छोटे दल जो है सब लगे रहते। लेकिन ब्राह्मण को जो है अन्य विकल्प जो है चुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को अभी तक देखा गया भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग 50% ब्राह्मण ऐसे थे कि जो खुले में प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जो है यूजीसी लाकर जो है या साबित कर दिए कि वो भी ब्राह्मण के साथ नहीं है। तो ब्राह्मण को जो है नया विकल्प चुनना चाहिए, और अगर पुराने पे ही रहना है ब्राह्मण को तो उनको जो है कांग्रेस के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है कि जो कि केंद्र स्तर पे अगर दूसरी पार्टी अगर कोई आ सकती है तो कांग्रेस है। या तो कांग्रेस से जुड़ना चाहिए या तो अन्य विकल्प, अन्य पार्टी उन्हें चुनना चाहिए जी। क्योंकि देश के सबसे जागरूक जो है समाज है और उनको जो है जागरूकता जो है दिखानी चाहिए, ताकि अन्य समाज के लोग भी उनको देखकर जो है अपनी दिशा जो है तय कर सके। पार्टियां कोई भी हो, मैं तो देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसका भी शासन रहा हो, गरीब कमजोर को जो है न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन सबका रिकॉर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टूट चुका है। कोई भी रही हो, लास्ट में सबकी तुमड़िया एक हो जाती है। सबके शासन में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो है सबका रिकॉर्ड टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था, मैं कभी नहीं देखा था। मैं तो बहुत दूर की नहीं जानता और ना ही राजनीति में रहा हूं, लेकिन मैं तहसील जयसिंहपुर का हाल जो है देखता हूं। आखिर एंटी करप्शन टीम या विजिलेंस विभाग द्वारा सिर्फ पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम को क्यों पकड़ा जाता है? हर जगह देख लीजिए आप, कहीं तहसीलदार, कहीं नायब, कहीं नेतपाल, तो ज्यादातर या पुलिस विभाग में, दो ही विभाग में एंटी करप्शन टीम जो है और विजिलेंस विभाग द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। और तहसील जयसिंहपुर की तो इतनी स्थिति खराब है, तो इतनी स्थिति खराब मैंने कभी पहले देखा ही नहीं था। बहुत दूर की तो हमको जानकारी नहीं है। असल में दिक्कत ये है ना, जो है सिपाही इसलिए पकड़े जाते हैं कि जीरो ग्राउंड पर उन्हीं को जाना जाता है, कोई भी एप्लीकेशन हो। और लेखपाल इसलिए पकड़े जाते हैं कि जमीन की जितने मामले होते हैं, जितना नचाते हैं ये, शायद ही कोई नचाता हो। अब रही बड़े स्तर की, तो बड़े स्तर पे असल में क्या है ना, सुविधा शुल्कवा जो है वो नीचे व ऊपरा पहुंचता है इनके माध्यम से। इसलिए उस स्तर पे बड़े बड़े खेले होते हैं, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते हैं। छोटे वाले में यहाँ नीचे से यही शुरुआत होती। कारण यही कि अक्सर लेखपाल और सिपाही दरोगा ही पकड़े जा रहे हैं। कारण यही है, क्योंकि सुविधा शुल्क तो ऊपर तक जाना है, देना है, करना है। कुछ मैसेज आए हैं, पढ़ दें हम। यूनुस शाह लिख रहे हैं, सपा का हर फार्मूला फर्जी है, आगे भी विपक्ष के रोल में नजर आएंगे। इसके बाद लिख रहे हैं, ब्राह्मण कार्ड बेवजह खेला जा रहा है क्योंकि 80% ब्राह्मण भाजपा के समर्थन में है। सपा ऐसा गलत कर रही है, उसकी सोच गलत है। यूनुस शाह ने आगे लिखा है, कविता तिवारी जी से एक सवाल है कि अगर ब्राह्मण समाज सपा या भाजपा में ना जाए तो कहां जाए, इसका स्पष्ट जवाब दें। आप कविता जी बोल लें और हम आगे मैसेज पढ़ रहे हैं। इसके बाद PKGIC का 2 है, आजकल वोट किसे दें, इन्होंने लिखा है। ठीक है, लगातार आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत बहुत भूर प्रशंसा आपको। कविता जी आपसे एक सवाल, उसका जवाब दें आप। ब्राह्मण समाज सपा या बसपा या कांग्रेस या भाजपा में ना जाकर के ब्राह्मण समाज की प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी, फिलहाल किसी एक जाति विशेष की कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। जैसे बसपा का प्रतिनिधित्व बहुजन समाज करता है, ठीक वैसे ही एक पार्टी बनाई गई है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जिसका प्रतिनिधित्व एक ब्राह्मण के हाथों में है। अगर ब्राह्मण अपना सम्मान बचाना चाहता है तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से जुड़े
सभी वर्ग के लोगों का स्वागत है, लेकिन ब्राह्मण समाज का विशेष स्वागत है, क्योंकि वो दर बदर भटकता है, उसकी कोई पार्टी नहीं है। पटेल समाज की अपनी पार्टी है, यादव समाज की अपनी पार्टी है, क्षत्रिय समाज की अपनी पार्टी है, सभी की पार्टी है, लेकिन ब्राह्मण समाज की पार्टी अभी तक नहीं थी। ब्राह्मण समाज ने अब पार्टी बनाई है, अलंकार अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में बनाई है, और एक ऐसे त्यागी पुरुष हैं जिन्होंने अपने TCS रैंक की नौकरी को ठुकरा दिया सिर्फ अपने समाज के अपमान पर। तो अगर अब ब्राह्मण समाज उनका साथ देता है तो ब्राह्मण समाज अपने अपमान के लिए फिर से तैयार रहे। एक ऑप्शन आ चुका है, एक विकल्प आ चुका है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। और मैं तो यही कहूंगी कि ब्राह्मण समाज एक बार जरूर इस पार्टी को आजमाए, अपने अपमान को या अपने सम्मान को बचाने के लिए एक बार जरूर जुड़े। जी सही कह रहे हैं आप। जो कल तक दूर थे आज करीब आते हैं, जो कल तक दूर थे आज करीब आते हैं, चुनाव आते ही रिश्ते अजीब बन जाते हैं। हमारे भाई शिक्षक जी, जो ये मुद्दा चल रहा है आज, क्या कहना चाहेंगे? 2 मिनट में जरूर अपनी बात रखें। पीछे साइड में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लगातार रही है, अब इधर शायद नेटवर्क बेहतर हुआ है। नेटवर्क का काम कैसा लग रहा है? वो नेटवर्क अपना काम करता रहेगा, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। कैसा लग रहा काम है? जाने, हमने कहा अपन काम। मैं बता रहा हूँ, पूछ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब सरकार में जो पार्टी, जिस पार्टी की सरकार है जी, वो बहुत दिनों तक शासन करे और मनमानी होने लगे और विपक्ष अपने को कमजोर साबित कर दे, साबित हो गया कि विपक्ष कमजोर है, तो वास्तव में जनता को खुद मैदान में आकर के और सरकार के खिलाफ वोट करना चाहिए। सरकार चाहे जिसकी बने, सरकार बना करके ऐसी सरकार बने जब तक सरकार को झटका नहीं लगेगा। कोई भी इंसान है अगर और वो गद्दी पा गया, यकीन मानिए कभी न कभी उसकी बोली, भाषा, उसके कार्य करने की शैली, उसका मद, उसका घमंड, उसका माने अहंकार कहीं न कहीं ऐसा क्रियाकलाप कर देता है कि उसका प्रभाव जब आम जनमानस पर पड़े। जैसे ये वर्तमान सरकार ने जो यूजीसी लाया, ये उसका घमंड है। कोई नहीं जान पाया, सरकार में पास हो गया, अरे कोई जान ही नहीं पाया, मामला कोर्ट गया। नीट की परीक्षा जो आउट हुई, नीट की परीक्षा जब आउट हुई तो इसको कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान नहीं, वो इसका पर्दाफाश किया, वह बालक पर्दाफाश किया जो उस गरीबी से जूझ करके उस परीक्षा को देने गया था। इस लड़ाई को मैं तो कहता हूं कि जनता बच्चों के हित की लड़ाई लड़े तो उसमें किसी भी विपक्षी पार्टी के लोगों का हस्तक्षेप न हो, वह हर बात जनता की सुनी जाएगी। ये जब कूद पड़ते हैं ना, अगर हमको नीट के लिए खड़ा होना है, सभा करना है, तो में कूद पड़ेंगे आप वाले, पाप वाले, कांग्रेस वाले, सपा वाले, बस हम हाथ जोड़े कि हमन का जैसे तैसे अपन लड़ ले जाए तो हम लोग दिखाई न दे, तो उसका असर पड़ता है। अगर जनता अपनी बात को, अपने मुद्दे को उठाती है, आप यकीन मानिए उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन जैसे एक आध जने कूद पड़ी है तो पक्ष वालों को मौका मिल जाता है, ये विरोधी है। अरे 2-3 शब्द ऐसा हो गए बना, ये विरोधी है, ये विपक्षी है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये कुछ नहीं है। जब एक छोटे से बच्चे ने CBSE की परीक्षा को पर्दाफाश के हमारी कॉपी दिखाई है, सारे लोगों ने, बहुत लोगों ने ट्रोल किया। ये मामूली बात हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोगों ने ट्रोल किया। अंत में कहा वो पाकिस्तानी है। एक की सोच में आप देश को ले जा रहे हैं, आपकी सोच क्या है? यही भारत माता की गरिमा है। अरे भाई 75 साल नहीं हुआ, हम लोग गुलाम थे, मारे केंट की मार से उलाट देते थे, बताया जाता छोटे बच्चों के भाला के नोक पर लुका देते थे। बहुत कष्ट सह करके देश आजाद हुआ है, इसको भूलिए मत। अगर आपकी उम्र 80 साल है तो यकीन मानिए आप गुलामी में पैदा हुए थे,
और आपके क्रियाकलाप को हम ऐसा नहीं देखना चाहते हैं कि 80 साल में मारा रसातल के भेज दिया। इसलिए हमारी अपनी सोच है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमेशा राष्ट्र हित के पक्ष में रहे और आम जनता या कोई भी जाति किसी भी पार्टी की बधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए। ये हमारा खुद का विचार। एक बार फिर हम वापसी करेंगे। सपा पार्टी अगर जिस तरीके से ब्राह्मणों को प्रलोभन कहेंगे, तो क्या इन्हीं जैसे नेताओं के भरोसे, जो नेता अगड़ा पिछड़ा का बयान देंगे, अखिलेश का बयान कुछ और रहेगा और इनका बयान अगड़ा पिछड़ा रहेगा। दूसरा, ऐसे जयसिंहपुर सदर विधायक पूर्व अरुण वर्मा, इनको किस तरीके से ब्राह्मण का वोट मिलेगा? इनका स्वभाव ही पूरी तरीके से चेंज है। अखिलेश कितना भी कहें लेकिन ठीक विपरीत चलते हैं। क्या इनके मैसेज सपा पार्टी के सुप्रीमो तक नहीं पहुंच पा रहा? ये अपनी ही डफली बजा रहे हैं, तो इनके भरोसे कैसे ब्राह्मण जा पाएगा? इनका एक मैसेज पूरे प्रदेश में दौड़ रहा है, किसी के यहाँ नहीं जाते हैं। सवर्ण में तो खास करके नहीं। ये मैसेज आया, काफी जनता मिली, ये जनता का विरोध है, जनता ने बोला है, जनता के बीच में जो चर्चा है उसी बात को हम यहाँ रख रहे हैं। सवालों से भागकर कोई नेता बड़ा नहीं होता। सवालों से भागकर कोई नेता बड़ा नहीं होता। जनता की अदालत से बढ़कर कोई फैसला नहीं होता। यूसुफ जी, आज जो ये चर्चा चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसके बाद हम कविता के पास चलेंगे। जी, वर्तमान स्थिति में तो जनता को ही आंदोलन पे उतरना चाहिए, चाहे वोटिंग के रूप में या तमाम मुद्दे हैं उस रूप में, या किसी भी मुद्दे पे अब जनता ही जो है न्याय कर सकती है, क्योंकि विपक्ष भी जो है कमजोर हो चुका है और विपक्ष भी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है प्रदेश में। वर्तमान आने वाले समय में अगर गठबंधन से चुनाव लड़ा गया जी तो चुनाव जीता जा सकता है, नहीं तो जैसा गठबंधन से कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? आप पार्टी अभी जल्दी में बैठक हुई इंडिया साफ आप पार्टी के संजय सिंह ने कह दिया कि हम इस पार्टी पर कोई मतलब नहीं रखते गठबंधन में। हाँ, तो इस प्रकार जैसे ऐसे ही रहेगा तो कहाँ गठबंधन कैसे हो पाएगा? बंगाल का ही फिर रिजल्ट यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आएगा। जो बंगाल में हुआ वही यहाँ भी होगा, क्योंकि बंगाल में भी सब अकेले ही चुनाव जीत रहे थे। विपक्ष में खींचातानी मची है। कांग्रेस पंजाब में अपोजिट में लड़ेगी आप पार्टी से, बंगाल में अलग लड़ेंगे सब लोग, और इधर जैसे मामला आएगा, कुछ एक आध दो जगह 3 जगह मामला आया तो कहेंगे हम गठबंधन है, हम इंडिया हैं। तो उसका ऐसे ही दिखाई देगा जैसे संजय सिंह ने साफ जवाब दिया कि हम ऐसे कार्यक्रमों पर नहीं जाते जिसकी रूपरेखा पहले से ना पता हो और हर कोई अपनी डफली अपना राग बजा रहा हो, तो मैं ऐसे संगठन में नहीं जाऊंगा। ऐसे संगठन का कोई औचित्य ही नहीं, सीधे सीधे आप पार्टी ने कहा। संजय सिंह अच्छे नेता हैं, लेकिन अब यह बात जो है पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि भाई क्या करें, संजय सिंह मेहनत कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उनको 2-4 सीट मिल जाए। एक तो उनकी पत्नी जौनपुर की है, पूरी मेहनत कर रही, तो सोचे थे जौनपुर में 1 सीट मिल जाए, 1 सुल्तानपुर में मिल जाए आपको। लेकिन अखिलेश है कि एकदम उनके ऊपर कोई जरा भी नहीं पड़ रहा, ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। तो अब उनके लिए मजबूरन संजय सिंह को इस तरीके से बयान देना पड़ा अपनी साख बचाने के लिए, और उनको सपा पार्टी एक भी टिकट नहीं देगी। उनके समझ में आ गया कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, सहयोग के तौर पर भी नहीं मिलेगा, तो क्या करें, मजबूरी है। कहीं झरिया के किनारे हुआ और जबरदस्त बोला और बोल रहे हैं। समस्या यहाँ पर आ गई है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश किसी को भी टिकने नहीं देंगे, न कांग्रेस को, किसी को भी नहीं टिकने देंगे। सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है। अब अगर थोड़ा सा बंगाल में जो चुनाव, पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो उन्होंने देखा, अगर वो कहीं अहंकार कम हो, बात दूसरी है,
लेकिन वो टिकने नहीं देंगे। उसी का असर रहा कि आप पार्टी ने साफ कह दिया कि मैं इस तरह के कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे। जी बताएं। अहंकार तो जो है विपक्ष को भी बहुत है और सत्ता को भी बहुत है। हाँ, सभी पक्ष, वर्तमान दोनों सरकार पक्ष। को भी अहंकार जो है बहुत है। और ये जी 10 साल शासन हो गया, बहुत हो गया। सत्ता जी, जो जी। है परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। जी अहंकार जो है वर्तमान सरकार में बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए जो है सत्ता पूरे डिबेट परिवर्तन में कविता तिवारी जी आप भी शामिल हो, जिस तरीके से जो चर्चा चल रही है हमारी, जिस पर उस पर आपका क्या कहना है, जरूर बताएं आप। सत्ता परिवर्तन तो होते रहना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर किसी ने धूप की तरह अपनी जड़ें जमा ली तो आप समझ लीजिए कि वो आपको अपने इर्द गिर्द जरूर नचाएगा, नर्तकी बना रखेगा जनता। इसलिए सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और जिस सत्ता जनता ही नहीं खुश है, कोई भी वर्ग है, आप किसी भी वर्ग से आप बात करके देख लीजिए। मुझे तो कहीं कोई ब्राह्मण समाज की तो चलो हमेशा से यही रही है कि कभी उनकी उस पार्टी के साथ चला गया, कभी उस पार्टी के साथ चला गया। ब्राह्मण समाज का एक पार्टी के साथ नहीं रहा। लेकिन चाहे जिस वर्ग के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, अभी ये हर बात में इनके पास दलित समाज के लिए निकल रहा है और किसी भी समाज के लिए निकल रहा है। लेकिन उस समाज से भी अगर आप जाके अकेले में बात करेंगे तो वो समाज सीधे बताएगा कि हम खुश नहीं है। जब आप जनता, सभी समाजों का समन्वय ही जनता है। अगर जनता आपसे खुश नहीं है तो जनता को क्यों चुनेगी? रही बात अखिलेश जी की, और जो आप अभी तक ये चर्चा कर रहे थे कि हमारे वर्तमान विधायक जो वर्मा जी हैं, आप देखिए अखिलेश जी का बयान आता है कि ये कहेंगे तो मैं बाल कटवा लूंगा, पंडित जी कहेंगे तो मैं ये नहीं करूंगा, पंडित जी कहेंगे मैं वो कर लूंगा। इस तरह की बयानबाजी अखिलेश जी करते हैं। तो क्या मैं ये मान लीजिए कि अखिलेश जी का बयान तो इनके पास पहुंचता हो गया क्योंकि वो सुप्रीमो है पार्टी के। मान लो इनके बयान या इनकी क्रियाकलाप नहीं पहुंच रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, समाज से मिल रहे हैं, कि समाज को वरीयता दे रहे हैं, समाज को नहीं वरीयता दे रहे। लेकिन अखिलेश जी का बयान क्या इनके कानों में नहीं पहुंचता है विधायक के? हमारे अखिलेश जी ने ये बयान भाई पता तो ये लगती है बड़े नजदीक है इनके संबंध, अरुण वर्मा जी उनके बहुत ही नजदीक संबंध हैं। क्यों? तो क्या ऐसा आम जनता माने कि अरुण वर्मा ऐसे ही डफली बजाएंगे और अखिलेश अपनी अलग बजाएंगे? और क्या ब्राह्मण ये मान ले कि दोनों लोग मिलके इस तरीके से कर रहे हैं? अखिलेश घाव पर मलहम लगाएंगे और अरुण वर्मा जो है वो कहेंगे कि हम जो है अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करेंगे, पीडीए की राजनीति करेंगे और सवर्ण के पास जाएंगे नहीं, ब्राह्मणों की किसी भी दुख सुख में नहीं पहुंचेंगे। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे प्रदेश में? अरुण वर्मा का मामला अगर आप छोड़ दीजिए, वर्मा अगर ब्राह्मण समाज के पास नहीं है, कोई नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ भारती जी जो बयान आया उस 2 दिन पहले ने बयान दिया कि पंडित जी कहेंगे तो मैं बात करवा लूंगा, पंडित जी जो कहेंगे वही करता। उस बावजूद इतने राष्ट्रीय प्रवक्ता का इस तरह से घट बयान आता है, तो ये चाहे आप कम्युनिकेशन गैप मान लीजिए या राजनीतिक मुद्दा मान लीजिए कि हम खुश करेंगे, आप ये करेंगे। सभी वर्गों को खुश करने का तरीका है और सबके लिए मुझे तो यही लगता है कि अलग अलग सेट किया गया है कि आप ऐसा करेंगे तो ये वर्ग हमारे पास आएगा, हम ऐसा करेंगे तो ये वर्ग। लुभावने, सही कह रहे हैं, जनता को लुभाने के ये सिर्फ कैडर बनाए गए हैं और कुछ नहीं है। आप अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर लीजिए, हम ब्राह्मण राजनीति कर लेंगे और कुछ क्षत्रियों को लगा देंगे क्षत्रिय समाज के लिए। तो यही कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सिर्फ राजनीति है, ये किसी को ना लुभाने में है ना किसी के लिए वो है। इनको चाहिए हमें अपनी राजनीति हमारी कहाँ से मजबूत होगी, हमारी जड़ कहाँ से मजबूत होगी, कौन हमें अच्छी रणनीति बना के देगा, कौन हमारे लिए अच्छा कोर वोटर है हमारा, कौन हमारा वोट बैंक है, उस पे ये फोकस कर रहे हैं। इसी के लिए ब्राह्मणों के पीछे भी लगे हैं कि 2027 से पहले जब हम कुछ बुद्धिजीवी ब्राह्मण हमारे पास आ जाएंगे तो हमारी पार्टी के लिए एक अच्छी रणनीति तैयार हो जाएगी जिससे हम सत्ता में वापसी। यही है और इसके आगे कुछ मैसेज
2-3 मैसेज आए हैं। PKGIC है पूरा नाम उनका, चूंकि लिखा नहीं इसलिए हम और ज्यादा नहीं, यूट्यूब पर मैसेज आया है। वो लिख रहे हैं कि अरे आजकल वोट किसे दें, जिसको दें वो कहता है, भाग जाता है, कहता है हम तो जो है हमारा शासन सरकार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है। दूसरी बार मैसेज लिखे हैं कि आजकल के जो पटवारी हैं खुद को CRO बन बैठे हैं। और यूनुस का मैसेज आया, अपने समाज के किन मुद्दे पर ब्राह्मण समाज भाजपा को समर्थन देता है, ये सवाल आप सबसे है। और जात पात की बात करो, एक इनका ओम करके है, क्योंकि नाम नहीं है तो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कई मैसेज इस तरह के आए जो हम पढ़े। हम चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर क्या कहना चाहेंगे जो चल रहा है, कि क्या अखिलेश का PDA फार्मूला ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ पाएगा, और साथ ही क्या जनेश्वर मिश्र की विरासत और ब्राह्मण नेताओं की हालिया बैठक सपा कोई संदेश देना चाह रही है क्या आजकल? जरूर कहें। ऐसा है कि अभी सरकार के पास बहुत पैसा है, ये वैसे न विधायक आए, हम ही नहीं कह रहे हैं कि खरीद के अपने में मिला लेंगे, लेकिन अभी तक जो अभी आपके कुछ सदस्य संसद सदस्य चले गए भाजपा में, वहाँ जहाँ अभी चुनाव हुआ है पश्चिमी बंगाल में, वहाँ के लोग भाग पड़ा लिए। जहाँ भी हुआ, मैं कहना आ रहा हूँ अपने इसी जयसिंहपुर में, तो अभी जो दोनों पूर्व और वर्तमान अभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इन लोगों को क्लियर नहीं किया है। हमको उम्मीद है कि इन लोगों को टिकट मिलने में संदेह लग रहा है, जितना हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ के लिए। जो अंदर खाने में चर्चा चल रही है, 2 जगह का क्लियर कर दें, बहुत जल्दी मुद्दा लेकर इस पर आएंगे। एक इसौली का, इसौली में पिसान लगा के भंडारी कुछ लोग बने हैं, और जबकि महिला प्रत्याशी आनी है, उम्मीद पूरी क्लियर है। अंदर खाने की चर्चा है, वो भी बाहर की महिला आएगी, वो सुल्तानपुर जनपद की नहीं रहेगी। लेकिन बार बस वही है कि पिसान लगा के भंडारी बन रहे हैं इसौली में कुछ लोग, और साथ ही जयसिंहपुर में सपा की बात कर रहे हैं। अंदर खाने की जो बात है, यहाँ भी कोई नया चेहरा आएगा, याद कर लीजिए। ये है कि अब हम लोगों को, हम जनता को एकदम सजग होके अपनी बुद्धि विवेक से कम ऐसा तरीका अपनाया जाए कि हम लोग खुद इतने सक्षम रहें कि गलत नीतियों का खुल करके विरोध कर सके, और प्रतिभाशाली, विशेष रूप से प्रतिभाशाली युवाओं को अब हम लोग, जैसे MP MLA जो हैं, युवाओं को उस पद पर बैठाया जाए और बुजुर्गों को संरक्षण में रखा जाए, यही हमारी सोच है। और थोड़ा सा हम एक जगह आए हैं निमंत्रण में, हम प्रणाम करते हैं और विदा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बस मात्र मेरा 2-3 मिनट का कार्यक्रम है। कविता जी हैं साथ में, पूरा कर लेंगे। राहुल राय लिख रहे हैं कि आज कहां से जात पात की भेदभाव की भावना शुरुआत हो गई। आपको बता दें, जात पात की नहीं है, चूंकि सपा ब्राह्मण का एक मामला चल रहा है कि ब्राह्मण को अपनी तरफ करना चाह रही, उसी मामले को लेकर आज डिबेट शो हुआ है। ये जात पात का डिबेट नहीं है, तो इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे जात पात का नहीं, लेकिन हर चर्चा हर चीजों पर होती है, रखी जाती है, तो इसलिए हमने कहा आपको बता दें। तो थोड़ा सा कविता जी आप जरूर कुछ बताएं, तब तक हम अपने इतिहास के पन्ने में अपने आम जनता को बताएंगे। आप कुछ जरूर अपनी बात रखें आज हमारे राहुल, जैसा कि मैंने नाम सुना, सबसे पहले मैं राहुल राय जी को नमस्कार करती हूँ। मैं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ, और मैं राहुल जी को एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सदैव जातिगत समीकरण ही रहा है। आपने शायद पुराना इतिहास अपना उठाकर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां सबसे ज्यादा चुनाव जातियों पर ही लड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश क्या, अब तो पूरे हिंदुस्तान की बात समीकरण भी जाति को लेकर बनते हैं। इसौली के लिए बता दें, सुल्तानपुर का जो इसौली है उसमें बहुत जबरदस्त चेंजिंग आने वाली है। PDA के फार्मूले को तोड़ने के लिए भाजपा ने यहाँ के प्रभारी मंत्री यादव को सौंपा है, गिरीश चंद्र यादव। अब की बार भाजपा प्रकार किसी भी तरीके से इसौली को अपने कब्जे में लेना चाह रही। जी बताएं। वही मैं बता देना चाहती हूँ कि जाति पात की चर्चा हम नहीं करते हैं। जाति पात की चर्चा हिंदुस्तान में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी हम महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सुरक्षा पर चुनाव नहीं लड़ते हैं।
मेन मुद्दा हमारा यही रहता है। आप चुनाव प्रचार में जाते होंगे या आप खुद चुनावी रैली करते होंगे, तो वहां सबसे पहले जो जयकारे लगते हैं ना, वो जाति के हिसाब से जयकारे लगाए जाते हैं। जिस समाज का नेतृत्व करता होता है उसी के देवी देवताओं की जय जय बोली जाती है। तो आप जाति पाति पर तो मत जाइए, क्योंकि ये यूपी है, यहाँ चुनाव ही जाति पर होता है। बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही है। और ये तो डिबेट शो है। ये कल सपा मुख्यालय में जो विप्र समाज की बैठक कराई गई है, वो हजम नहीं हो रही है लोगों को, कि जो पार्टी आज तक ब्राह्मण को कभी सम्मान नहीं दी है, वो पार्टियां आजकल बुला करके मालपुआ खिला रही हैं। तो क्या कारण है? ये डिबेट शो का विषय ही है। इसीलिए आज इसको चर्चा में शामिल किए ब्राह्मण, इसीलिए आज इस चीज को चर्चा में शामिल किए। और हम इतिहास के पन्ने में चलते हैं। जरूर आप मात्र 2 मिनट का और समय लेंगे। कार्यक्रम चूंकि आज मेरा 5 मिनट थोड़ा सा हुआ है, लेकिन आज का जो इतिहास है आप सुने, हमारे दर्शक भी सुने, सभी लोग सुने। आज का इतिहास 1815 में आज के दिन वाटरलू का ऐतिहासिक युद्ध हुआ है। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। आज के दिन 1812 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है। और आज के दिन 1940 में शार्ल द गॉल की एक ऐतिहासिक अपील, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के नेता शार्ल द गॉल ने लंदन से फ्रांसीसी जनता को संघर्ष जारी रहने का आह्वान किया था। आज के दिन 1979 में एक साल्टी सेकंड संधि का हस्ताक्षर हुआ है। सॉल्ट का अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत नेता लियोबिन ब्रेजनेन की परमाणु हथियारों को लेकर ये हुआ है। आज का दिन रहा है। और इसके बाद आज के दिन 1983 में अंतरिक्ष में अमेरिकी महिला की ऐतिहासिक उड़ान सैली राइड अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। तो ये आज का दिन रहा है। कुछ लोग आज जो व्यक्तित्व जन्म लिया है वो है 1942 में पॉल मैकार्टनी, दुनिया की प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इतिहास तो ये आज मैं का भी मामला आपको रहा। याद दिलाना चाहती हूँ। आज के दिन 18 जून को ही, आज के दिन 18 जून को ही वो बलिदान दिवस है जब झांसी की रानी आज के दिन ही वीरगति को प्राप्त हुई थी। ये हमारा सही इतिहास है और हमारी आदर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इतिहासों में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी है। बड़ी सर्च करने पे भी नहीं मिलता, थोड़ा भ्रम है। आपने कहा और मानना भी चाहिए, और जो इतिहास बताता है उसको भी मानना चाहिए। बलिदान दिवस मानते हैं, झांसी की रानी का बलिदान दिवस है, और वो एक वीरांगना थी, उनको मैं तत्त नमन करती हूँ। ये हमारा भारतीय, हाँ, ये हमारा भारतीय इतिहास है। जी, कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे और हम चाहेंगे कल फिर इसी समय पर बेहतरीन शो हमारा एक बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होगा, हमारे दर्शकों के बीच में, हमारे मेहमानों के बीच में। हम अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और अपनी कमेंट राय बॉक्स में जरूर डालें, और हमारे अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। कल फिर बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।